अस्सलामुअलैकुम। वॉइस जो ममनू नाराहा की 48 बहुत स्पेशल किस्त आ चुकी है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गई बीबी जी फजीला के कमरे में जाकर धीरे से मुहातिब करने पर अशपा पलटी तो फजीला अंदर दाखिल हुई। बहुत मुश्किल से सही वो भी नींद की दवा दी, तब फराज बाबा नहीं आए। फजीला अशपा की अपनी हालत बहुत दिलसोजी पर से ईमान के लिए परेशान थी। वो आ चुके हैं और छोटी बीबी उन्होंने कहा ईमान बीबी फार्म हाउस गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, नान साहब उनको हॉस्पिटल लेके वो वहीं चले गए थे, कुछ देर पहले ही लौटे। फजीला की बात सुन अशपा फौरी सहम कर उठ खड़ी हुई, चेहरे की रंगत पीली पड़ी। व्हाट, मैं खुद पूछती हूँ इनसे, और बाबा पता नहीं कहाँ रह गई, शाम हो गई है। पुष्पा ने फौरी कमरे से निकलते बाहर कर रुक गया और सीधी करके पोर्च से गुजरती फराज बाबा तक पहुंची। उससे पहले कुछ बताते आयस की आमद अशपा की तवज्जो भटका कि वो गाड़ी शायद बाहर ही रोक चुका था। अशपा को देखते ही इसने कई बार रुकते उसकी डूबी डूबी आंखें देखी, तो फिर से आंखों उसकी धुंधलाने पर नजरें चुका गई। तुमने वो सब किसी को बताया तो नहीं जो अनान ने तुमसे कहा? अशपा साहिर वाली बात। आयस के सवाल पर अशपा ने आंसू रगड़ते सर उठाया। इसके चेहरे को देखा, बताया है मम्मी को, लेकिन ये नहीं बता सके आयस भैया किस जालिम शख्स ने किया ये। दर्द फिर से अपनी पहली हद पर जा पहुंचा जबकि आयस ने नरमी से उसकी गाल से लाई। बरादराना लम्स था जिसकी शफकत पर अशपा ने नजर उठाई। थैंक गॉड, अब मेरी बात गौर से सुनो अशपा, मुझे लगता है नानो साहिर के साथ किसी मुश्तरका दुश्मन ने कोई घिनौनी चाल चली है। साहिर में भी जिंदा हो, मम्मी को हौसला दो और खुद भी दुआ करो कि तुम्हारा भाई सलामत, और जो कुछ अनाने का इसे फिलहाल भूल जाओ। वो बेशर्म ये सब ईमान से भी कह चुका है, तभी वो हॉस्पिटल पहुंच गई। ईमान ठीक नहीं है, बात किसी को पता ना चले, मैं हूँ उसके पास वहाँ। आज की ये सब बातें सुनकर मजीद बुरी तरह रो दी। इन्होंने तो कहा था मार दिया, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया अनान को। ये किस किस्म का पागलपन था आयस भैया? उसे सब बड़ी तबीयत से तसल्ली देने को आयस ने उसका कंधा सहलाया। वो अनान के रवैये और सब हालात से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बच्चे सब वो तुम्हें खुद बता देगा, फिलहाल तुम मम्मी को संभालो, बहुत जल्द हम साहिर का पता लगा लेंगे। ईमान और अनान की फिक्र मत करना, जब तक मैं हूँ उनके साथ दोनों सेफ हैं। तुम भी दिल छोटा मत करो, अल्लाह हम सब की दुआएं ज़रूर सुनेंगे। बाबा और जहान अंकल को भी पुलिस के लोगों के साथ एक्सीडेंट की जगह गए हैं, मैसेज किया था उन्होंने, यकीनन वो कोई और आदमी होगा जो आग में जला, इंशाल्लाह। आयश ने इसे भरपूर हिम्मत दी, तभी तो अशफा के आंसू भी थे। वैसा हिलाकर यकीन दिला गई, तो आयश ने नरम सी नजर डाली, इजाजत ली, क्योंकि वेदा को ही लेने आया था। जरूरी समझा कि अनान के बिगाड़े काम भी दुरुस्त कर दे। अशफा ने वापस कदम मोड़े, मगर आंखें भीगती गई। अनान की हालत जिसमें कांटों से चुभन भर गई। किस कदर जालिम है आप, कितना शौक हो रहा था आपको मेरी नफरत सहने का, पर आपको कौन बताया अनान की जिस दिल को टूट कर चाहने की लत लग जाए वो अपने कातिल तक से नफरत नहीं कर सकता। जिसमें जामे तकलीफ बड़ी थी, अनान की सफाकियत पर बुरा तड़पा रही थी। वहीं आयश ने आलम हाउस पहुंचकर पहले मम्मी और चीची की कुछ साहिर वाले मामले पर तसल्ली करवाई, मगर वो सब ईमान का पूछने लगे तो जिससे छुपाना था वो मजीद मुमकिन न रहा। यदा रोहा और ईशा तीनों की ईमान के बारे हालत जानकर जान से निकली। लिजा और हादी के चेहरे भी उतर गए। मुझे ले चलो मेरी ईमान के पास। आयस मम्मी के रोकर मिन्नत करने पर आयस ने उनको अपने सीने से लगाया। वहाँ स्पेशल केयर में है, किसी मिलने की परमिशन नहीं। हाँ हाँ, खुद को तका लेंगी आप, इससे बेहतर है कि आप सब उसकी और साहिर के लिए दुआ करें। मैं इदा को ले जाता हूँ, आपसे राब्ते में रहूँगा। लीजा हादी अपनी अपनी मम्मी का ध्यान रखना, दोनों रोने मत देना दोनों को। आयस ने नरमी से सबकी तशफ़ी करवाते लिटिल बच्चा पार्टी की भी जिम्मेदारी लगाई, जिस पर वो फौरी ईमान कर रोहा और ईशा से लिपटे, क्योंकि ईशा से ज़्यादा ईमान की हालत पर रोहा तड़पी हुई थी। आयस ने इदा को साथ लिया, हॉस्पिटल रवाना हुआ। तब तक अनान फार्म हाउस वापस जा चुका था। आप कहाँ जा रहे हैं? आयस आयस को जाता दिखे इदा ने बेकरारी से उसका मजबूत हाथ जकड़े रोका। मुझे कुछ अहम काम है मेरी दरकत, तुम यहाँ ईमान के पास रहो, मेरा काम ज़्यादा लंबा नहीं है, डोंट वरी, कुछ बुरा नहीं होगा। वो ईमान के लिए परेशान थी, दुनिया आयस के लिए, पर वो इसे मुतमईन करना चाहता था। जबकि उसकी जबीन पर झुकते अपना लम्स महसूस करवाते राहत बख्शता धीमा सा मुस्कुराया, तो वो भी साथ देने को मुस्काई। अल्लाह के अमान में साहिर भाई की खबर लेकर आइएगा प्लीज़। यदा की दरख्वास्त पर आयस ने उम्मीद अफजा नज़रों से यदा को तकते सर हिलाया। इंशाल्लाह उसका हाथ पकड़ कर चुमे, तसल्ली हमें इस नज़रों से हौसला देता। आयस अपने अहम काम के लिए निकला, वो था राजा का बाजा बजाना। जबकि आयस ने जाते ही यदा नर्स से परमिशन लेती ईमान के पास चली गई। पुलिस इंस्पेक्टर बशर भी अपनी टीम के हमरा जहान और जयान के साथ हादसे की जगह पहुँच चुके थे। वहीं के एक मकामी फॉरेस्ट ऑफिसर ने रात के हादसे की इतला दी थी, क्योंकि वो इस गाड़ी की खाइयों में गिरने का चश्मदीद गवाह था। मुहिब और तैमूर अपने लोगों के हमरा खाइयों और गाड़ियों की तरफ उतरे थे, जबकि ऊपर किनारे पर बाकी लोग खड़े थे। शाम होते ही तारीकी फैलने के सबब सर्च ऑपरेशन में हासी दिक्कत का सामना पेश आ रहा था। सर वो गाड़ी इस तरफ से आ रही थी, अचानक गोली चलने की आवाज़ आई, तो मैं दौड़कर सर की तरफ भागा। हर तरफ धुआं फैला था और मेरे देखते ही देखते वो गाड़ी फिजा में उड़ी, धमाके से पड़ती खाई में जा गिरी। जो चश्मदीद गवाह जो भी सहम डर कर तफसीली बता रहा था, जहान और जैन दोनों के चेहरे पर तकलीफ उभरी। बशर नामी इंस्पेक्टर भी वैसे ही मुतफक्कर नजर आया। गौर से देखो इस गाड़ी को, क्या वो ये गाड़ी यही थी? बशर ने साहिर की गाड़ी की तस्वीर जब इस फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाई तो वो देखते ही पहचान गया, वो ब्लैक रोला सिविक ही थी। जी सर, सेम यही गाड़ी, यही ब्लैक कलर। उसकी तस्दीक पर जहान सदमे से लड़खड़ाए, मगर ज़ियान ने बर वक्त संभाला। मेरा साहिर, तकलीफ ने इस बाप का दिल दहला दिया था। आंखें अब दीदा होती गईं। संभाला खुद को जहान, अल्लाह से नाउमीद मत हो मेरे दोस्त। ज़ियान आलम का अपने दिल सूखे पत्ते की मानत फड़फड़ा उठा, जबकि बशर ने भी दोनों को तसल्ली दी। वहीं नीचे खाइयों की तरफ तलाश के बीच गाड़ी के कुछ जले पार्ट्स मिल चुके थे, जिनसे ये साबित हो गया था ये साहिर की ही गाड़ी है, क्योंकि उसकी गाड़ी में एक स्पेशल डाइस की चैन लगा था और वो आज जला तैमूर को मिला। मुहिब की हिम्मत टूट जाती है कि वहीं तैमूर के बाकी लोगों की जली कटी किसी आदमी की बाजू न मिलती। इससे जले के अलावा भी अजीब सी बदबू छूट रही थी। मुहिब सर यहाँ आइए। तैमूर की पुकार पर मुहिब जो गहरे सांस पर था, हाथ में वो आज जला डाइस थामे खुद भी जल रहा था। फौरी पलटा, मगर मतलूबा जगह पहुंचे उसकी आंखें पथरा गईं।
सर ये जली बाजू और हाथ क्या? ये तैमूर का अपना दिल अफसरदा था, मगर मुहिब को सदमे में भी यकीन मिला कि ये हाथ उसके हान का हो ही नहीं सकता। ऊपर से वो बाजू हंसी दुबली पतली थी जिसकी नब्ज़ें तक दिखाई दे रही थी। नहीं तैमूर, ये मेरे हान की बाजू नहीं है, हरगिज़ नहीं। जिसे फौरी फॉरेंसिक लैब भेजना होगा ताकि तस्दीक की जा सके। चलो हमें निकलना होगा। गो इस तरीके में मिलती इस उम्मीद ने सबके पस्त हौसले बढ़ाए। इसी बाजू के सब जहान और जहान को भी इसने तसल्ली दी कर रवाना किया, जबकि खुद वहाँ खाइयों में उतरने के सबब कीचड़ से मैला होने पर वो एक चक्कर हवेली लगाने का भी सोच रहा था। बास कोई मिलने आया है आपसे, हावड़ ने वेयर हाउस में आकर इतला दी, जिस पर अपनी गन में गोलियां भरता राजा ठटका। एक नज़र बाहर फैलते अंधेरे पर डाली और एक मशकूक फिर हावर के चेहरे पर। कौन है? राजा ने खुरदरे तफ्तीशी लहजे में पूछा, जिस पर हावड़ ने लाइमी का इजहार करते दाढ़ी खुजाई। सूटे बूटे आदमी है, मुहज्जिब मगर गुस्से में लग रहा है। क्या कहूँ? हावड़ ने मजीद बताया तो राजा गन लोड करता उठा। अब तक जिस्म दर्द कर रहा था। देखते हैं बुलाकर ला तलाशी ले लें उसकी। नहूद से इजाज़त सौंपी हावड़ के जाते हुए प्लास्टिक की कुर्सी घसीटे टांग पर टांग जमाए बैठा। गन उंगलियों पर रक्स की सूरत घुमाने लगा। हावड़ ने आज की जैसे ही तलाशी लेने की कोशिश की, अपने हाथ में लिया बेहोशी का इंजेक्शन सीधा उसकी दोहरी गर्दन में ठोसा। हावड़ वहीं ज़मीन पर औंधा गिर पड़ा। जैसे आयस ने परे दे मारते अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, दो मजीद आदमी से अगले कॉरिडोर में दिखाई दिए, जो आयस की मशकूक नज़रों से देखते बुरे, मगर आयस ने दोनों को प्यार से अपने करीब आने का इशारा किया। वो दो पहले एक दूसरे का मुंह तकते हफीफ सा फिक्रमंद हुए, फिर एक साथ आयस की तरफ बढ़े। दोनों के करीब आते आयस ने दोनों के कंधे एक दूसरे मिल जाते एक सारे एक दूसरे से बेदर्दी से पढ़ा के बलबलाते हुए जमीन पर जाकर वो दो मजीद इंजेक्शन पैंट की जेब से निकाले, दोनों की करतनों में घुसाया। आयस अपनी पैंट में दूसरी डीली पड़ती गन को वापस दबाता उठा, ब्लेजर उतार कर वहीं फेंक के अपनी वाइट शर्ट के कप खोलकर सीने चढ़ाई, पेट के अंदर दूसरी शर्ट निकालकर बाहर की बाल सेट खराब किए और राजा का कीमा करने के तेवरों के संग वेयर हाउस में दाखिल हुआ। राजा के हाथ में बाहर से गन देखे आयस मोहतात हुआ, जबकि इस आदमी को देखकर राजा शरद बाहर नजरों से उसको देखता उठकर खड़ा हुआ। अनान इब्राहिम के तायाजत भाई होना, तुम मुझसे मिलने को आए हो, कहीं वो हाफ मेटल मरकब तो नहीं किया? राजा तमस्सा उड़ाता करीब रुका, मगर आयस ने पूरी कुव्वत से उसके जख्मी जबड़े पर ऐसा गोंसा मारते इसे गन खींची के राजा कराहता हुआ पिछली दीवार से पठा। तभी हल्क से दिलहराश आवाज़ निकली। थप्पड़ इस कदर भयानक था कि राजा की दाईं गाल से खून फूट पड़ा। इसने यहीं बस न की, लपक कर इस नर्स का गिरबान पकड़ इसे दीवार में गाड़ने की हद तक जोर लगाया कि राजा को लगा सर की पिछली तरफ पिचक गई है। सिर्फ इसका तायाजत बाई नहीं हो, तुझ जैसों की मौत भी हो। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो एक लफ्ज़ भी झूठ ना बोलना। तो तासाहिर जिब्रान कहाँ है? उसकी अंगूठी तुझ तक कैसे पहुंची? जब गाड़ी का सुरमा बन गया, साहिर जलकर राख हो गया, तो अंगूठी कैसे बच गई? हैरत की बात, इसकी चमक दमक भी जरा माननी पड़ी। तो अनान को तो बेवकूफ़ बना गया, पर मुझे नहीं बना सकता। तेरे जैसे जलीलों की जहाँ गुलाम नहीं सोच खत्म होती है, वहीं से आयस आलम सोचना शुरू करता है। जितनी हीट एक गाड़ी को बस करने के लिए दरकार होती है, इससे कम पर ही अंगूठी को पिघल जाना चाहिए था, मगर ये बिल्कुल स्याह तक नहीं हुई। ना इस पर एक भी हराश है। बोल। आयस की वहशत पर राजा तक का पूरा वजूद कपकपाए से लगा, जैसे वो वाकई उसके इनकार पर टुकड़े कर देगा। ऊपर से जो अंगूठी से लगता था फसाद मचाएगी, वही राजा को बुरी तरह फंसा गई। सोचकर तो उसकी आंखों के आगे मौत रक्स करती नाची। बोल, वरना तेरे जबड़े चीर दूंगा। इसे दीवार से लगाए जैसे ही आयस ने उसके लहूलुहान जबड़े को छुआ, वो सिसक उठा, दर्द से उसका जिस्म कांपा। बताता हूँ, मुझे छोड़ दे। राजा की हवा निकली तो आयस ने जरा सी गिरफ्त नरम की। फुट। आयस ने उसका गिरबान हनूस जकड़े रखा। ये सब प्लान था। साहिर की जगह उसकी गाड़ी में मेरा ही एक आदमी वलीम मौजूद था, जबकि साहिर को मैंने प्राइवेट प्लेन के जरिए थाईलैंड भिजवाया। उसकी रिंग भी इसे बेहोश करने के बाद उतारी। फरजाम के पास मेरा बाइक काम करता ही सब इसी ने करवाया। यही नहीं, फरजाम अनान को बर्बाद करना चाहता था, तभी उसकी जहनी हालत देखते हुए इस पर साहिर की मौत का इल्ज़ाम लगवाया। जमील ने ही साहिर यानी इस वीडियो हत्याने वाले और जोए फरजाम को बचाने वाले आदमी का पता जहां से निकलवाया और सब तरतीब दिया। मैंने बस अपने भाई की मदद की। राजा तो आयस के सामने बहुत ही फौस निकला था, जबकि आयस के तमाम तर अंदाजे तकरीबन ठीक निकले थे। इस मदद की सज़ा तेरा सारी उम्र अपाहज होना है, क्योंकि आयस आलम की डिक्शनरी में माफ़ी नाम का लफ्ज़ नहीं। और फरजाम मेरे हाथों से बच निकला। अफसोस हो रहा है इसे जिंदा छोड़ने पर, लेकिन करीब वो मेरे हाथों से ही मरेगा। आयस ने बिना कोई रहम खाए राजा की दोनों टांगों पर पीछे हटते इसी की गन से फायर किए वो लाग कर गिराया, मगर आयस का बस चलता तो इसे जिंदा तक न छोड़ता। उसकी गन को अपनी शर्ट से पूंछ बांध कर फिंगरप्रिंट मिटाए वहीं रखे पानी के गर्म ड्रम में फेंके ज़मीन पर तपे राजा के पेट में पूरी कुव्वत से आयस ने ठुड्डा रसीद किया। वहाँ से बाहर निकला, ब्लेजर उठाकर पहना और आगे से 2-3 मजीद गुंडे मिले, जिनको आयस ने ज़मीन बोस किया। अपनी गाड़ी तक पहुंचे, फौरी गाड़ी सुनसान जगह से निकाल ली। सबसे पहले बाबा को ही कॉल की, जो इस वक्त जहान को लिए घर पहुंचे थे। अशफा के अलावा मीरा भी जागी। सब बाजू वाले मामले पर काफ़ी हौसले में थे। हाँ आयस, जान की आवाज़ जहान, मीरा और अशफा तीनों का सांस रोक गई। बाबा साहिर जिंदा है, फरजाम साहिर के कब्जे में है। प्लीज़ सबको बताएं ये बात। मैं भी हटक को कहता हूँ मेरी फौरी फ्लाइट अरेंज करे, तो वहीं बैंकॉक में इंशाल्लाह साहिर को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। आयस ने तो इन सब तड़पते दिलों को राहत बख्श दी। वो जलत में था तभी कॉल काट दी। क्या हुआ ज़यान, सब ठीक है? सबसे पहले जहान ने ही पूछा। आवाज़ डूब सी गई। साहिर जिंदा है, एक साजिश का शिकार हो गया है। बेफिक्र हो जाओ आप सब। आयस का खास आदमी बैंकॉक ही है, इंशाल्लाह साहिर को कुछ नहीं होने देंगे। सबसे अच्छी बात कि हमारा शेर जिंदा है। गोया सबके तड़पते दिल कुछ बहाल तो हुए, पर अब भी साहिर पर मुसीबत का सुनकर ठीक से खुश ना हो सके। अलबत्ता अशफा को ऐसा लगा जैसे धड़कन थम गई है। जहां ने रोती हुई मनीरा को संभाला, जबकि ज़यान भी इजाज़त लेते आलम हाउस निकले ताकि सबको भी साहिर की हरीत की खबर दें, जबकि अशफा सदमे की कैफियत में उठकर बाहर लान में आई।
भले भैया ज़िंदा है पर मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी अनान। जो भी है आपने भैया का एक्सीडेंट तो करवाया ही था और मैं ये गलती आपकी कभी नहीं भुला सकती। दिल में जुदाई का फैसला खुद ही किए। वो लान में लगी कुर्सी पर गिरती हुई बैठी। अनान भी फार्म हाउस के लान में ही नंगे पैर टहल रहा था। इसने से भी साहिर की जिंदा होने की खबर दे दी थी। तभी अपने सारे वादे तोड़कर वो अशफा को काल मिला बैठा। अशफा जो घर में नहीं नुकते पर अपनी पत्थर आंखें गाड़े गुमसुम बैठी थी। मैस पर पड़े फ़ोन की रिंग पर चौंकी, लेकिन अनान का नाम देखकर जिस्मों जाँ में करवाहट उतर आई। अपनी शक्ल मत दिखाइएगा मुझे, क्योंकि मैंने आपसे नफरत का फैसला कर लिया है। वो उसके अंदर की वहशत और बेबसी थी जो काल पिक करते ही मुकाबिल की दिल तक को झुलसा गई। सुनो तो सही, अनान की आवाज़ में यासियत तो हजरत का जहान मचला। सुनने समझने का वक्त चला गया नान इब्राहिम, मैंने आपका इस कदर बुरा रूप देख लिया है कि अच्छे रूप को देखने की ख्वाहिश ही मर गई। मुझे दोबारा कॉल करने की कोशिश में मत कीजिएगा। भैया भला जिंदा है लेकिन अशफा आपके लिए मर गई। पहले ये सफ़ा की उसकी आंखों में तीर की ले आई, पर अब अनार पर डटने की बारिश पर नूर की थी। जबकि कॉल बंद हुई तो नान इब्राहिम को लगा उसका ज़मीन व आसमान से राब्ता भी टूट गया है। ओ मेरे अल्लाह, इतना सब हो गया तो इस कटी जली बाजू की डीएनए रिपोर्ट कब आएगी मुहिब? अल्लाह न करे वो साहिर की अल्लाह से उम्र हिजर अता करें। तुमने तो ये सब बताकर मेरा दिल हौला दिया है। पूरे सफ़र के बीच परेशान रहूंगी। रात के 10 तक वो लौट सका। वो भी हॉस्पिटल से सीधा बस चेंज करने आया था, क्योंकि फिसलने के सबब उसका लिबास कीचड़ आलूद हो गया। इसे जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को देखना था ताकि जलते दिल को इस उम्मीद से सुकून मिले कि मरने वाला वाकई साहिर जिब्रान नहीं है। अभी तक इसे किसी ने खबर नहीं पहुंचाई थी कि साहिर हान जिंदा है। आप फिक्र ना करें, मेरा दिल कहता है वो सलामत है वाला। वो बाजू काफ़ी मरियल सी लग रही थी और मेरे हान माशाल्लाह कसरत करते शेर आदमी थे। इसी से मुझे बहुत हौसला मिला। इंशाल्लाह उनको कुछ नहीं हुआ होगा। आप हैरो ऑफिस से इस मुबारक सफ़र पर निकलें सुबह, और वहाँ पहुँचते इस पाक जगह पर पहली दुआ हान की सलामती की कीजिएगा। वो उनके पास ही पहलू में बैठा था, भी ताज़ा दम होकर सीधा उनके कमरे में आया था, जबकि जोई की शायद बेवक्त आंख लग गई थी और वह सो गई थी, वरना मुहिब को वो दिन से काफ़ी मिस कर रही थी जो दिल तड़का कर गायब भी हो गया था। मेरा तो दिल अभी से साहिर के लिए दुआ में लगा है। बच्चे इंशाल्लाह खैर होगी, कुछ देर आराम नहीं करोगे? उसके चेहरे से उसकी थकन माम गई, जो वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में लग तो निखरा रहा था, पर आंखें कई घंटों से जल रही थी तो ज़रा सूजन आ चुकी थी। दिल तो नहीं है पर कुछ देर कमर सीधी कर लेता हूँ। रात 2 तक रिपोर्ट आएगी और मुझे पहुँचना है इसे पिक करने। सबकी जान सूली पर अटकी है। वह नरमी से इन्हें बताता उदास हुआ तो फरजाना हनम ने प्यार से अपने खूबरू सबूत का हाथ पकड़े चूमा, जाओ तब तक आराम कर लो, मैं भी दुआ करती हूँ साहिर के लिए, जाओ शाबाश। उसकी थकन का सोच उन्होंने इसे जाने की इजाज़त दी तो वह रसान से सर हिलाता उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जहन इतना उलझा था कि इससे निकल ही गया कि अपना कमरा बस दुश्मन जान को दे चुका है। मुहिब ने दरवाज़ा खोला तो हल्की मध्यम नीली रोशनी, जिसमें कुछ भी देख पाना आसान न था, फैली थी। अजीब सी उकताहट सवार थी कि वो लाइट ऑन करने की जहमत किए बिना सीधे जाकर बेड पर गिरा। इससे पहले अपनी बाजू फैलाता तो एक तकिए पर बिखरे बालों से मस होते अपने हाथ पर डर कर फौरी उठे, अपनी तरफ की जानिब साइड मेज़ पर रखा फानूसी लैम्प जलाया तो जोए को देखकर अपनी अक्ल और यादाश्त पर मातम करने का दिल चाहा। किस किस्म के नाकारा इंसान हो तो मुहिब, शुक्र है ये जागी नहीं, वरना पता नहीं क्या समझती। फौरी हड़बड़ा कर वो उठा, मगर उसे भागने न दे पाती। करवट बदल कर अपनी बाजू उसके सीने से गुजारती, हाथ कमर की तरफ जकड़ कर चेहरा उसकी बाजू से लगा गई, जिससे मुहिब उठता उठता वापस लेट गया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी कर लें, ताकि इसी तरह आपको नई नई किस्त मिलती रहे बर वक्त। न जाने क्यों पर इस लम्हा गुस्से के बजाय मतलब रोशनी में दिखाई देती जोए पर प्यारा है, जो सोबे बच्चों की तरह रही थी। उसे कितनी ही तेज बिना आंखें चिपकाए देखता रहा। उसकी बाजू से चेहरा जोड़े थी तो उसकी कर्मसार मुहिब को अपनी बाजू पर बिखरती महसूस हो रही थी। ज़रा सा इससे परे सरका ताकि वह ज़रा चेहरा पीछे करके सके, मगर वो सर उठाकर उसके सीने पर रखे मुहिब की गर्दन में घुसा कर चेहरा मुहिब की तमाम तरह से मफलूज कर गई। अब यूँ था वो उसके तले दब जाती, बाजू भी निकाल कर उसकी गिर लपेट गया, क्योंकि वो जोई की कमर में दुसी थी और इस वजह से वो जाग सकती थी। मुहिब ने उसके सर को बाजू के बने तकिए पर मुंतकिल करते धीरे से सीधा किया ताकि उससे दूर हो, अपना आपाइस्तगी से उसके जिस्म से दूर सरका कर बीच का कुछ फासला समेटा। वो उसकी बाजू पर सर रखे हनूज अपना हाथ उसके गिर्द लपेटे हुए थे और उसकी बेहबी मुहिब को फिर से सुलगाने लगी। तुम क्यों नहीं समझ रही बेवकूफ़ लड़की कि मेरी ज़िंदगी में और कोई ज़ोए नहीं है? मैं तुम्हें मरकर भी ये नहीं बता सकता, मुझसे नहीं होगा। मैंने आज तक तुमसे गले लगकर जो तुम्हारे लिए तड़पे वजूद को तो आराम दिलवा दिया, पर इस दिल का क्या करूँ? ये भी तुम्हारे दिल से लिपटने को तड़प रहा है। तुम मुझ तक तो आ गई, पर न जाने मेरे दिल तक पहुँच पाओगी या नहीं। तुम्हारी वापसी का ख्याल मेरे दिल को खाने लगता है। जो मत जाना वापस, मैं तुम्हें जाता हुआ नहीं देख सकता। ये सब वो इससे तो ना कह सका, पर इसकी बेहबरी में सोच ज़रूर बैठा। तो दुनिया के लिए जैसी वो मुहिब बलोच के लिए सीने से लगा कर रखने वाली मताहे हयात थी। सारी तड़प सारी तकलीफ वो भूल गया था। इसे देखकर जब दिल दुखने लगा तो मुहिब ने इससे नज़र हटा ली। पता नहीं किस एहसास ने जोई की गहरी नींद तोड़ी। वो बेहतियार खुद भी आंखें खोलकर हैरत में उतर गई। एक लम्हा आंख जोर से मेज कर खोली कि हो आप झटक रही हो, मगर इदराक हुआ तो मुहिब की फेरी गर्दन वापस अपनी तरफ मुड़ने से पहले वो आंखें मूंद गई।
पर उसके दिल की बढ़ती रफ्तार मोहिब ने महसूस की। तभी से देखने लगा, ये मेरे पास क्या कर रहा है? क्या ऐसे मुझ में अपनी ज़ोए नजर आई हो कि मोहिब प्लीज़ मेरे पास ही रहो। वो दिल में सोचे सोने की तैयारी करती रही, वो उसकी मौनी आंखों से धोखा खाए। फिर से मुतमईन होकर उसकी तरफ ही चेहरा की आंखें मुद गया। यहाँ इसने आंखें बंद की हुई ज़ोए ने धीरे से खोली। शादी उम्र की सी कैफियत इस लड़की पर जैसे हाथ में कानून का खजाना आ गया हो। ये मेरे पास इतना प्यारा लग रहा है, एंग्री बर्ड्स की ये तावदी मूछ मैं छू लूँ, अगर जागेगा तो नहीं, जाग गया तो उल्टा लड़ पड़ूंगी, मेरे करीब क्या करा है, बुखला जाएगा खुद ही। मुस्कुराकर सोचती वो पहले 5 मिनट तक इसे सोने का इंतजार करती रही, फिर धीरे से शरारत के संग उसकी मूंछ मरोड़ कर दबा सा हंसी। ये करके इसे बहुत क्यूट लगा। वो इसे जिस तरह देख रही थी, वो नज़रें कितनी खूबसूरत है, अगर ज़ोए खुद जान लेती तो हैरत से मर जाती। मुझे तुमसे हक करके बहुत अच्छा लगा, बता भी नहीं सकती, बताने की कोशिश की तो कुछ उल्टा बोल दूँगी और तुम इस प्योर फीलिंग को गलत ले बैठोगे। मैं अपना पास मिटा नहीं सकती, लेकिन काश मैं तुम्हारे आस पास ही पली बड़ी होती, मुझे फालतू लोगों पर वक्त बर्बाद न करना पड़ता, मैं सीधा तुमको जान लेती। तो उसे देखते हुए दिल में पुरमलाती है पछतावा कि काश उसकी ज़िंदगी में सिर्फ ये शख्स इसी तरह पहले आ जाता। मुझे हैरत है ज़ोए पर, जिसने तुम्हें हर्ट किया, किसकी तो बुरी लड़की थी, तुम जैसे इंसान को रुलाया। मुझे मिल जाए तो इसे 2 गंदी गालियाँ ज़रूर दूंगी, इसकी वजह से ये मुझे काट खाता है। हो सकता है अगर वो चुड़ैल इसकी ज़िंदगी में ना आई होती तो मेरा कोई चांस बन जाता, पर दुख तो ये है कि मैं हूँ भी बुरी, ऊपर से ज़ोए हूँ। उफ़! दिल पूरी तरह मचला। बेताबी से वो सांस भर गई कि इसे पता होता खुद को ही कोस रही है तो क्या हालत होती इस लड़की। वो इसकी बेहतियार करवट बदलने में फौरी जागा तो ज़ोए को दुख से छत की जानब लटके फानूस को घूरता देखकर हैरान हुआ, जो अपना दुख उसे सुनाने में मगन थी। मैं भूल गया था तुम यहाँ हो, गलती से आकर जब लेटा तब याद आया, जाने लगा तुमने जकड़ लिया, मैं जा ना सका। इससे पहले वो इससे कुछ पूछे मोहिब ने खुद ही सफाई दी, जबकि वो सदमे से गर्दन मोड़े से देखने लगी, जो अपनी उसके सर के नीचे रखी बाजू निकाले उठने की तैयारी कर रहा था। वो मुझे सोते हुए तकिए को हक करने की आदत है। ज़ोए ने भी घबरा कर उठ बैठते नज़र से चुराई उठकर बैठा, मगर मैट्रेस से ना उठा। लेकिन तकिया तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुझ खुरदरे पहाड़ और तकिए में फ़र्क नहीं लगा तुम्हें? वो इससे नरमी से मुखातिब था, यही ज़ोए को अटैक देने को काफ़ी बड़ी वजह थी। सॉफ्ट ही हो तुम, कौन सा आयरन मैन की तरह लोहे के हो, मैं वाकई में फ़र्क नहीं कर सकी। वो नज़रें हनूस जो है बड़बड़ाई, जबकि मोहिबत सर हिला के उठने लगा, मगर उसकी आवाज़ पर रुका। यहीं सो जाओ ना, मैं कौन सा तुम्हें चुटकियाँ काट दूँगी, ज़ोए ने हिचकिचा कर कहा। मोहिब ने नज़रों की तपश पर अपने जुमले पर खुद पछताई। तुम तो नहीं काटोगी, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर काट दूँगा। बड़े सुकून से उसके चेहरे पर अपनी बेबाक जवाबी कार्रवाई से सुर्खियाँ छलका गया, जबकि ज़ोए ने फौरी चेहरा घुमाकर मुस्कुराहट रोकी, लेकिन वो पकड़ी गई। और ऐसा क्यों करोगे तुम? मैं तुम्हारी वाली ज़ोए नहीं हूँ, ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। ज़रा रौब से इसने मोहिब की आंखों में आंखें गाड़ी। वो ज़रा सा उसकी तरफ झुका तो रीढ़ की हड्डी तक होती सनसनाहट ज़िंदगी में पहली बार ज़ोए ने महसूस की। इसे तो छुआ तक नहीं था मैंने, काटना तो बहुत दूर की बात है। मोहिब के जवाब पर वो कितनी देर मुंह खोले हौनक रही और फिर उठकर बेड से उतरे, उसके मुकाबले आ रुकी। वाट? हाथ तक नहीं पकड़ा उसका। उसके हैरान सवाल पर मोहिब ने फौरी नफी में ठग सा जवाब दिया। है ये कैसा लगता, मतलब एक बार भी हाथ नहीं पकड़ा, और तुम्हारी इसके लिए मोहब्बत इतनी शदीद कैसे है फिर? बस उसे देखकर ही मर गए थे क्या? मर मिटे थे? आई कांट बिलीव दिस में बलोच। वो मसल से हैरान होती, बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि मोहिब महजूज होता मुस्कुराहट दबाता नफ़ी में सर हिलाए जा रहा था। ऐसी मोहब्बत जिसमें टच सिरे से ना हो, ये सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। यू आर रियल लवर। एक बात पूछूं? वो उसके सवाल पर दिलचस्पी से देखने लगा। हाँ पूछो। सुलह जो अंदाज, वो कहाँ है? मतलब तुम्हारी ज़ोए? ये मत कहना मर गई है, मुझे मिलना है उससे प्लीज़। वो जिस कदर बेताब थी किसी ज़ोए नामी हवाई महलूक को जल्द दरियाफ्त कर लेगी, ऐसा अच्छा बलोच साहब के यूं ही दिल में खटका। मर गई है। इंतहाई उदास तासुर के साथ सिरे से ही रकाबत का मामला क्लोज़ किया, और ज़ोए का जैसे चेहरा उतरा और मुहिब के दिल को हंसा गया। ओ नो, सॉरी फॉर दिस, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दें। तस्वीर कोई तस्वीर भी नहीं है। वो इसे ऐसे तसल्ली दे रही थी जैसे मुहिब बहुत बड़े दुख से भी निकला हो। नो, मोहिब ने फौरी सर हिलाया। वो मेरे दिल में है, उसके अलावा वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। नहायत चालाकी से आखिरी हल मौसूफ ने अपने दिल की तरफ जाने का दिया, जिस पर ज़ोए ने डरकर उसकी आंखों में देखा। इस दिल में या लेकिन मैं यहाँ कैसे भला जा पाऊँगी? वो एक नज़र उसके चौड़े सीने पर जमाती वापस मायूसी से हार मान गई, और कब मोहिब ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल कर ली। न इसे खबर हुई न ज़ोए को, क्योंकि एक दूसरे को बातों में वो खीर उलझाए हुए खड़े थे। जाना चाहती हो यहाँ? मोहिब ने उसकी उदासी तकते पूरे सरारी से पूछा, तो ज़ोए ने इश्तियाक से फौरी सर हिलाया। शक्ल देखी है तुमने अपनी? आई बड़ी मेरे दिल में जाएगी। हाँ, एक ही लम्हे में जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया कि उसके यूँ जाड़ देने पर मुंह बसोर गई, बल्कि चेहरे पर तारीकी छा गई। क्यों? क्या मेरी शक्ल को क्या है? कान की जगह नाक और नाक की जगह होंठ लगे हैं क्या? मुझे इस कचरे के डब्बे में जाने का शौक भी नहीं है। फौरी रूठ कर इससे दूर होती मैट्रेस पर बैठी, जबकि इसे नाराज़ किए वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन मैंने सुना था कचरा रानी तो कचरे के डब्बे में ही रहती है। दरवाजे के पास रुके वो बड़े मज़े से इसे तंग करता शो हुआ, और ज़ोए ने वहीं से तकिया उठाए गुस्से से फेंका, मगर मौसूफ दंदनाते हुए कमरे से भाग चुके थे। गुस्सा दबाती वो वहीं हंसकर तकिए पर सर गिराए लेटी। ये मुझे सता रहा है, शायद मैं इसे अच्छी लगने लगी हूँ। करवट बदल कर खुद से ही होशफहम हुए
तो हवाओं में उड़ रही थी और उसकी उड़ान मुहिब के हक़ में तो अभी तक बहुत अच्छी थी। जैसे ही मुहिब कमरे से निकला, ज़ियान अकल की कॉल पर उसके कमरे की तरफ जाते कदम थमे और दूसरी जानब से मिलती साहिर के ज़िंदा होने की खबर दिल में सुकून उतार गई। फौरी कॉल बंद किए, सुहान का नंबर मिलाया। हाँ सुहान, तुम्हारी हान को ज़रूरत पड़ चुकी है, लग जाओ अपने काम पर। वो फरजाम साया हान का बाल भी बेका ना कर सके। मुझसे राब्ते में रहना आए सालम भी आ रहे हैं, मुझे तुमसे जल्द अच्छी खबर की तवक्को है। चमकती आवाज़ और आंखों में बहुत से यकीन भरे इसने सुहान को उसकी जिम्मेदारी सौंपी और कल बंद किए गहरा सांस भरे अल्लाह का शुक्र किया जिसने इसे उसके हान की जान पर नहीं आजमाया था। जारी है, कैसी लगी, किस बेस्ट सीन कौन सा लगा, अगली किस ज़रा एक्शन स्पेशल हो जाए तो फिर जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं 49 एपिसोड में। कल संडे है, हो सकता है एपिसोड ना आए क्योंकि संडे को मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ और ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक लेने से ये होता है कि मुझे नए अगले हफ्ते के लिए सारे सस्पेंस और सब कुछ सोचने का जो है वो टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो एक दिन की आप मुझे छुट्टी दिया करें। तो इंशाल्लाह हम मंडे को मिलते हैं, ठीक है ना। तो मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।